हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने असेसमेंट प्रोसीजर की पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स बताई थी। देन हमने शुरू की थी टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट में हमने सबसे पहले किया था सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A में। देन हमने किया था समरी असेसमेंट। फिर हमने की थी रेगुलर असेसमेंट या जिसको हम स्क्रूटनी भी बोलते हैं। फिर हमने की थी रेगुलर असेसमेंट के बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर हमने जो की थी लास्ट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अब हमारी सिर्फ 2 असेसमेंट बची हैं और एक टॉपिक इस चैप्टर का, वो मैं आपको करा के इसे ख़त्म करती हूँ। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट में हमने पढ़ा था कि असेसी खुद क्या कर रहा है, अपनी इनकम को असेस कर रहा है और ये देख रहा है कि उसे कितना टैक्स पे करना चाहिए। सारे इंटरेस्ट पेनल्टी सबको देख के, मतलब वो ये देखते हैं कि उसका कितना टैक्स पेएबल है। सेल्फ खुद ही देख रहा है। फिर क्या समरी असेसमेंट में हमने पढ़ा था, जो ये सेल्फ असेसमेंट जो उसने रिटर्न भरी वो क्या होती है, क्रॉस वेरीफाई होती है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी सिर्फ क्रॉस चेक हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, क्रॉस चेक करते हैं। फिर समरी असेसमेंट में आपको कोई गड़बड़ मिली। रेगुलर असेसमेंट में क्या हो रहा है कि जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आपको नोटिस भेजा जा रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा रही है, देन उसी हिसाब से आपकी असेसमेंट की जाएगी। फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हमने क्या करा था, पढ़ा था कि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी या इस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, उस केस में आप पे लगेगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर अपनी खुद की बेस्ट जजमेंट देगा कि मेरे हिसाब से इसका कितना टैक्स बनता है। फिर हमने की थी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि अगर लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि आपने अपनी इनकम एस्केप की है, चाहे पिछले सालों में चाहे उसी असेसमेंट ईयर में, तो आपका केस दोबारा खुल सकता है या आपके ऊपर अगर एक बार असेसमेंट हो चुकी है तो वो दोबारा से रीअसेसमेंट भी हो सकती है, या इसे हम बोल सकते हैं रीओपनिंग ऑफ केस। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि क्या टाइम लिमिट है, 3 साल 10 साल, वो पढ़ा था। ये आपकी हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो अब हमने करनी है। ये हो गई 5। 6th आपकी आती है फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस का मतलब पता ही है, फेसलेस, जिसमें आपने फेस टू फेस नहीं जाना, सब कुछ ऑनलाइन करना है, दैट इज़ फेसलेस असेसमेंट। अगर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग हो रही है, आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, सब फेसलेस है। आपने अब असेसिंग ऑफिसर से जाके फेस टू फेस कोई आपकी मुलाकात नहीं होगी, दैट इज़ फेसलेस असेसमेंट। 7th आता है ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट। क्या आता है, ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट। इसमें क्या है, आपका ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया, एक तरीके से आप लगा सकते हो। तो हमें यहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे हरियाणा का अगर कोई असेसी है, उसका केस हरियाणा का ही असेसिंग ऑफिसर देखता था। बट ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट में क्या हुआ, अब हरियाणा का असेसी का केस कहीं भी जा सकता है, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहाँ मर्जी, मतलब जहाँ पे अब ज्यूरिसडिक्शन नहीं रह गया कि आपने अपने एरिया वाइज देखना है, दैट इज़ ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट। ये दोनों आप एक स्कीम जो मैंने आपको करानी है उससे ज़्यादा समझ पाएंगे। आपकी एक स्कीम आई थी नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ये वैसे स्कीम आई थी आपकी 2020 में, 25/9/2020 में, जहाँ पे जब कोरोना टाइम था वहाँ पे ये ऑनलाइन वाला लेके आए थे। बट ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है, 1/4/2021 से। ठीक है। अब इस स्कीम को मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, स्कीम में क्या है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ इसमें समझा देती हूँ। आपकी ना इसमें सबसे ऊपर अथॉरिटी होती है NEC। NEC का मतलब नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर मतलब मैं फेसलेस को ई लिख रही हूँ हर जगह ना, NEC नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। ये एक फुली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है।
ठीक है। इसको कौन रेगुलेट करता है? हु रेगुलेट एनईसी? ये आपका पीसीसीआई और पीडीजीआई, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर आपकी एनईसी आती है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है आरईसी। ठीक, आरईसी का मतलब क्या है? रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। क्या आता है? रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। रीजन मतलब जो एरिया वाइज, एक पर्टिकुलर एरिया वाइज आप बोल सकते हो कि रीजनल ई असेसमेंट सेंटर। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है, हर जगह, हर रीजन में आपको रीजनल ई असेसमेंट सेंटर मिलेगा ही मिलेगा। इन सेंटर में हर रीजनल ई असेसमेंट में, हर रीजन में आगे इनकी 4 यूनिट्स आती है। सबसे पहली यूनिट है असेसमेंट यूनिट। ठीक है। फिर आपकी आती है इसमें वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। मतलब हर रीजन में आपके पास 4 यूनिट दी गई है, दैट इज असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। इनके फंक्शन क्या है? असेसमेंट यूनिट क्या करती है? आपकी इन केस को असेस कर रही है, देख रही है सब कुछ। ठीक है। और क्या करती है? एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करती है। मतलब उसने असेस किया आपके केस को और उसके हिसाब से क्या ऑर्डर बनता है, वो एक ड्राफ्ट फाइनल नहीं, फाइनल कौन करेगा? एनईसी। ये एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करती है। वेरिफिकेशन यूनिट क्या करती है? नाम से ही पता चल रहा है, जो भी है वेरीफाई कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, हर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन है, बुक्स हैं, ठीक है, इन सबको वेरीफाई कर रहा है। टेक्निकल यूनिट क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए अकाउंटिंग में, टैक्स में, लॉ में, तो टेक्निकल यूनिट आपको एडवाइस देगा। रिव्यू यूनिट क्या कर रहा है? ये भी मेन यूनिट है। रिव्यू यूनिट क्या करता है? जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया है असेसमेंट यूनिट ने, ये इसको क्या करता है? एक बार रिव्यू करता है, क्या उसने सही करा है या नहीं किया। नहीं किया तो उसमें मॉडिफाई कर देगा। समझ गए कि हमने पढ़ा नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम बनाई कैसे गई, कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी बनाई गई। सबसे पहले एनईसी जो रेगुलेट इसको कौन कर रहा है, फिर आरईसी जो हर रीजन में है, उसके अंदर हर रीजन में 4 यूनिट होती हैं। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती हैं, अब ध्यान से समझना। कोई असेसी है, मान के चलो हरियाणा का कोई असेसी है, उसको उसकी कोई भी गड़बड़ लगती है। एनईसी क्या करता है? इस असेसी को नोटिस सेंड करता है कि भाई तेरे ऊपर असेसमेंट लग रही है, ये असेसमेंट है, देन तू आ जा। इसका केस एनईसी, फिर इस नोटिस का रिप्लाई असेसी किसको देता है? एनईसी को। एनईसी आगे असेसमेंट यूनिट को केस देती है। कौन सी असेसमेंट यूनिट को? अब बात आती है कौन से रीजन की। जैसे ये हरियाणा का है तो कौन से रीजन की असेसमेंट यूनिट को देती है? रेंडमली सेंड करती है। मतलब ये नहीं है कि हरियाणा, वो देखेगा कि एनईसी ये देखती है कि हरियाणा का असेसी है तो हरियाणा में दूँ, नहीं, रेंडमली, चाहे ये मध्य प्रदेश की है, चाहे ये पंजाब की असेसमेंट यूनिट है, कहीं की भी है, केस दे देती है कि ये ले इस बंदे का केस को असेस कर। ठीक है। फिर ये असेस करता है। अब इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो ये एनईसी को बताता है कि तुम असेसी से इन्फॉर्मेशन मंगवाओ। ठीक है। और कोई भी वेरिफिकेशन यूनिट को उससे वेरीफाई करवाओ वो इन्फॉर्मेशन। कोई एडवाइस चाहिए तो इससे ले लो। तो सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद एनईसी के पास जाती है। एनईसी असेसमेंट यूनिट को दे देती है सारी इन्फॉर्मेशन। देन क्या होता है? वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है, एक ड्राफ्ट। फिर वो जाता है रिव्यू यूनिट पे। मतलब पहले ये सेंड करता है एनईसी को, एनईसी किसी रिव्यू यूनिट को देता है कि ले देख ले, चेक कर ले कि सही है कि नहीं। फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है ये इसको बताता है एनईसी को, एनईसी फिर उसको बताता है, देन उसको ठीक किया जाता है और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एनईसी पास कर देता है। समझ गए पूरा प्रोसीजर? मतलब मेन क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर कोई असेसी बात कर रहा है एनईसी से, यूनिट्स बात करनी है एसएस इससे, ये आपस में तो जुड़े ही नहीं हुए, इन्हें एक दूसरे का पता भी नहीं है कौन मेरा केस देख रहा है कौन नहीं। ऐसा क्यों किया गया?
कि पहले क्या होता था, असेसिंग ऑफिसर असेसी से मिलके कई बार गड़बड़ कर जाते थे केस में। देन करप्शन से बचने के लिए ये लेके आया कि एनईसी बोलते हैं मेरे थ्रू बात करो जिसने भी करनी है, तुम लोगों का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, देखो जो मैंने अभी ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट बताई थी वही आपको यहाँ से समझ आ रही है कि अब क्या हो रहा है, हरियाणा का केस रेंडमली किसी भी असेसमेंट यूनिट को जा रहा है, किसी भी रीजन में जा रहा है, तो ये ज्यूरिसडिक्शनल लेस हो गया और सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये आपकी फेसलेस असेसमेंट हो गई। दोनों आपको इससे समझ आ गई होगी। आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है इसका ना पूरा, ठीक है। उस प्रोसीजर को डिटेल में बाद में पढ़ना, पहले एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, जो लास्ट में समरी है उससे पहले आप इस चार्ट को समझ लो, तो देन आप समझ लेना, आपको समझ आ गया प्रोसीजर पूरा। अब क्या है, NFAC, इन्होंने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बोला, या तुम इसे NAC बोल लो, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। ये क्या करता है, नोटिस इशू कर रहा है, मैंने जो बताया था असेसी को अंडर सेक्शन 143(2) में। फिर असेसी को 15 दिनों के अंदर अंदर ई रिस्पॉन्स करना होता है, मतलब यहाँ फेस टू फेस नहीं मिल रहा कि वो आके नोटिस का रिप्लाई करेगा, नहीं, ऑनलाइन सब कुछ कर रहा है। किसको, NEC को। NEC क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है केस रेंडमली किसी असेसमेंट यूनिट को, REC की असेसमेंट यूनिट को। देन ये असेसमेंट यूनिट क्या कह रही है, NEC को बोल रही है कि कनेक्ट रहो SSC से और वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट से, मतलब SSC से तुम इंफॉर्मेशन लो जिसको वेरिफिकेशन यूनिट वेरीफाई करेगी, और टेक्निकल यूनिट कोई भी आपको इनपुट चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी आपको कोई एडवाइस चाहिए, वो ये दे देगी। ये फिर सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं NEC को, सब NEC के थ्रू हो रहा है। ये क्या होता है, फिर असेसमेंट यूनिट को बता देता है सब कुछ। देन असेसमेंट यूनिट क्या कर रही है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया इन्फॉर्मेशन के बेस पे NEC को। NEC ने किसको भेज दिया, रिव्यू यूनिट को, और कोई मॉडिफिकेशन होगी तो वो आगे फिर उसको भेज देगी, नहीं तो वो NEC उसको फाइनल ऑर्डर पास करके SSC को भेज देगा। पूरा प्रोसीजर समझ आया, यही मैंने स्कीम आपको इस तरीके से समझा दी। ये मैं एक थोड़े से एग्जांपल से भी समझा देती हूँ कि कैसे करा, कि जैसे मानो घर में है, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, तो बच्चा है, मम्मी बच्चे को बोलती है कि जा अपने पापा को ये बोल दे, फिर पापा कहते हैं जा अपनी मम्मी को कहा कि मैं नहीं खाता खाना, मतलब इस तरीके से कि बच्चा बीच में मम्मी से भी बोल रहा है, पापा से भी बोल रहा है। तो यहाँ NEC है जो किस किस से बात कर रही है, SSC से और REC की यूनिट से, मतलब बीच में इस NEC के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो ये पूरा आपका फेसलेस असेसमेंट स्कीम थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका चैप्टर ख़त्म। देखते हैं कल से हम करते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बनाती हूँ डिडक्शन के ऊपर, आप इसे अच्छे से कर लो। थैंक यू।